हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे साइंस का बायोलॉजी का यहाँ पे हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आप लोगों को 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं ओएमआर पे भरने के लिए। उसी का हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये सारे के सारे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे प्रश्न। तो जितने भी छात्र क्लास 10th के हैं तो इस वीडियो को अंत तक सारे देखना। मैं आप लोगों को यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जो आप लोगों को एग्जाम्स में लगातार यहाँ से हूबहू प्रश्न सेम टू सेम पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो बने रहना, वीडियो को अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना, सारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudy.com, ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियोज़ को। देखिए बच्चों, फिर से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक सभी देखना, ठीक है, ताकि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ जाए आसानी से। देखो, नियंत्रण एवं समन्वय का पहला क्वेश्चन हमारे बीच में है यहाँ पे कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे बॉडी को संतुलन कंट्रोल करता है, ठीक है। सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम या फिर सेरिब्रम। सही उत्तर हो जाएगा सेरिबेलम। क्या हो जाएगा बच्चे? सेरिबेलम, एक का ए। जो मानव शरीर होता है उसको संतुलन कौन करता है? मस्तिष्क में एक भाग होता है सेरिबेलम जो कंट्रोल करता है, याद रखना, एक का ए। पूछा हुआ प्रश्न है, देख सकते हो। सेकेंड है हमारे पास कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। देखिए, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसका क्या नाम है? सबसे लॉन्ग सेल्स का नाम बताना है आप लोगों को, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का मतलब मानव शरीर का बच्चे। ऑप्शन है आपका अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन या फिर मास्टर सेल। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। 2 का सी के साथ चलेंगे हम लोग, न्यूरॉन। थर्ड नंबर देखते हैं बच्चे, क्या कहा कि मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या है। देखिए, एवरेज वेट पूछा गया है मानव मस्तिष्क का। जो मानव का मस्तिष्क होता है, जो सर में होता है ना, बॉडी के ऊपरी भाग में, उसका औसत भार कितना होता है? 1 kg, 2 kg, 1.4 kg या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब भी पूछा जाएगा आप लोगों को एग्जैक्ट भार नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि किसी का 1 kg होगा, किसी का 1.5 kg होगा, किसी का 1.3 kg होगा। तो औसत भार जब पूछा जाएगा आप लोगों को हमेशा, तो याद रखना औसत भार जो होगा 1.4 kg के बराबर होता है। 3 का सी सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे पास है 4th नंबर। कहा गया बच्चे कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र की। जब भी तंत्रिका तंत्र की बात आएगा और रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की बात करेगी तो याद रखना बच्चे, न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन उसको बोलते हैं। 4 का बी करेक्ट होगा। 5th नंबर हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? कान, आँख, नाक या फिर दिमाग। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दिमाग। क्या है? दिमाग। दिमाग एक संवेदीग्राही नहीं है। बाकी नाक, कान, आँख जो है ये संवेदीग्राही, जिसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है ना। संवेदीग्राही नहीं है, सॉरी, संवेदीग्राही नहीं है पूछा गया बच्चे, ठीक है। तो ये दिमाग सही उत्तर हो जाएगी। 5 का डी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो एग्जाम से पूछे जा चुका है। अगला है 6 नंबर की मेरु रज्जु निकलता है कहाँ से। देखिए, मेरु रज्जु की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से या फिर पौन से या फिर मेडुला से। सही उत्तर हो जाएगा मेडुला से। क्या हो जाएगा? मेडुला से। 6 का डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी, याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, मेडुला से। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे, हमारे पास है 7 नंबर कि 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। प्रश्न है कि 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को, जब भी 2 न्यूरॉन जो होते हैं ना एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उसमें बिंदु एक होता है, ठीक है। तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, यही प्रश्न हमारे पास बच्चे। उस बिंदु को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। 2 न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या बोलेंगे? सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स। सही उत्तर यहाँ पे 7 का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। सिनेप्स नाम दिया गया है उसको। या फिर पूछा गया 2 न्यूरॉनों के गैप को, फिर बीच के जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्सी कहते हैं। अगला है पॉन्स, मेडुला
और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? पोन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है बच्चे? ये तो ये है पश्च मस्तिष्क का, ठीक है, पश्च मस्तिष्क का है ये, याद रखना है, पश्च मस्तिष्क, पीछे के मस्तिष्क का ये भाग है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। 8 का यहाँ पे सी होगा करेक्ट। 9 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक, एक होता है ऐच्छिक क्रिया और एक होता है अनैच्छिक क्रिया। तो पूछा गया, देखो ये प्रश्न जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है इसका मतलब समझ आ रहा बच्चे, ये पूछा गया हम लोगों से कि ऐच्छिक क्रिया कौन सा है। ये क्या पूछा गया हम लोगों से? ऐच्छिक क्रिया कौन सा है, ठीक है, ऐच्छिक क्रिया। जब बोल दिया जाएगा कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो इसका मतलब समझ लो कि ऐच्छिक क्रिया हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ऐच्छिक क्रिया क्या होगा? वमन, चबाना, लार आना या फिर हृदय का धड़कन। सही उत्तर की अगर बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पे चबाना हो जाएगा। चबाना जो है ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब ये ऐच्छिक क्रिया है, ठीक है। हृदय का धड़कना एक आपका अनैच्छिक क्रिया है, मतलब ये हम लोग कंट्रोल नहीं करते, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम लोग ऐच्छिक क्रिया के नाम से जानते हैं। लार आना, जो मुंह में थूक आता है बच्चे, लार आता है, वो भी क्या आपका ऐच्छिक क्रिया है, सॉरी अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक का मतलब जिस पे हम लोग का कंट्रोल नहीं है, लार पे हम लोग का कंट्रोल नहीं, अपने ऑटोमेटिक आ जाता है वो, ठीक है। वन भी एक अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे चबाना हो जाएगा, जो ऐच्छिक क्रिया है या फिर अनैच्छिक क्रिया नहीं। ये ध्यान से देखना, यहाँ पे पूछा गया अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका मतलब ऐच्छिक क्रिया है। ये प्रश्न हम लोगों से पूछा गया था। 9 का बी करेक्ट होगा। 10 नंबर है, देखते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? प्रश्न हमारे पास बचे कि मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या फिर इनमें से सभी। सही उत्तर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का एक ऐसा भाग होता है जो शरीर को संतुलन और स्थिति का वो अनुरक्षण करता है उसका, ठीक है, मतलब हेल्प करता है, उसका रक्षा करता है, याद रखना है अनुमस्तिष्क। 11 नंबर है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? कितना इंपॉर्टेंट, देखो 12, 17, 18 में पूछा जा चुका है प्रश्न। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को याद रखना है बच्चे, सिनेप्स कहते हैं। जब भी दो कोशिका के बीच आपको पूछा जाएगा बिंदु को क्या बोलेंगे या फिर खाली स्थान को क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं बच्चे? सिनेप्स बोलते हैं। तो 11 का बी करेक्ट होगा। 12 नंबर देखते हैं कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? देखिए मस्तिष्क जो होता है मानव शरीर का, वो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए। इसका मतलब है बच्चे इनमें से सभी के लिए करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। मतलब हमारे बॉडी में जो मस्तिष्क जो पार्ट है उससे हम लोग सोचते भी हैं, उससे हम लोग हृदय का स्पंदन भी होता है उसी से, और जो बॉडी फिजिकल कंट्रोल है उससे ही ये कंट्रोल भी होती है, शारीरिक संतुलन। सही उत्तर 12 का डी करेक्ट होगा। 13 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? देखो बच्चे कितना लाजवाब प्रश्न है ये, और ये बार बार पूछा जाता रहा है। नियंत्रण एवं समन्वय से फिक्स है कि ये प्रश्न आप लोगों से पूछा ही जाएगा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को याद रखना है न्यूरॉन कहते हैं। क्या बोल देंगे? न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। 13 का ए करेक्ट होगा। 14 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया। एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या फिर ऑक्सीटोसिन। सही उत्तर हो जाएगा 14 का डी ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? 14 का डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? देखिए बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है बच्चे, याद रखना है आप लोगों को, केमोट्रोपिज्म। क्या होता है बच्चे? केमोट्रोपिज्म इसका कारण होता है। तो 15 का बी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला देखते हैं 16 नंबर कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? यहाँ प्रश्न था पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन ये पादप हार्मोन है, बाकी ऑक्सीटोसिन ये पादप हार्मोन नहीं था। यहाँ पे हम लोगों से है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है, ठीक है। तो पादप हार्मोन की अगर बात करेंगे, देखो साइटोकाइनिन यहाँ पे है ना, साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन था, इसलिए हम लोग यहाँ पे सही उत्तर 16 का डी लगाएंगे बच्चे। 16 का डी करेक्ट होगा। 17 देखते हैं यहाँ पे कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है?
पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे? सही उत्तर हो जाएगी यहाँ पे जिबरेलिन। क्या हो जाएगा? जिबरेलिन। क्या हो जाएगा बच्चे? ये जिबरेलिन जो है एक पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कहलाता है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अगला है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का जो अधोगामी वृद्धि है वो आपको वर्क करता है बच्चे गुरुत्व अनुवर्तन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18 का बी, गुरुत्व अनुवर्तन के रूप में। ठीक है, सही उत्तर 18 का बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। 19 नंबर है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसके लिए? देखो, पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, बिल्कुल राइट है। वृद्धि हार्मोन जो होता है पादप में वो जिबरेलिन कहलाता है, ये भी सही है। लेकिन पूछा गया यहाँ पे कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है किसके लिए? देखिए, साइटोकाइनिन जो होता है बच्चे वो प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। 19 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये जो ए बी सी है ये सभी आपका ये राइट है इसमें। ठीक है, साइटोकाइनिन जो सहायक होता है पादप हार्मोन में। अगला है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होती है? देखिए, पत्तियों के जो मुरझाने के लिए उत्तरदायी होती है उसका नाम है एब्सिसिक एसिड। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड। बोलोगे ये साइटोकाइनिन क्यों नहीं होगा? साइटोकाइनिन तो इसके लिए वृद्धि करने के लिए है। ठीक है, लेकिन उत्तरदायी जो है ये एब्सिसिक एसिड के यहाँ पे हार्मोन जो होता है वो पत्तियों को मुरझाने में सहायक यहाँ पे ये फिर उत्तरदायी होती है। जिबरेलिन क्या है? जिबरेलिन एक तरह का क्या है बच्चे? पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है, इसलिए किसका ए करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन भी एक क्या है? एक हार्मोन है। क्या है? ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? कि पादप हार्मोन जो होता है उसका उदाहरण कौन सा है? यह है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है ये बच्चे? पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन। ठीक है, जो यहाँ पे 23 का है ये भी सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है यहाँ पे कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स, देखो लेटेक्स की अगर बात करेंगे हम लोग, पीपल में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है, पीला कनेर में, मतलब इनमें से सभी हो जाएंगी। डी करेक्ट होगा 24 का। 25 देखते हैं कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये सभी हो जाएंगी इनमें से ए और बी दोनों। मतलब ए और बी दोनों जो होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। जब भी किशोरावस्था में कोई भी बच्चे होते हैं उसमें शारीरिक परिवर्तन डायरेक्ट अचानक देखने को मिलता है। ये किसके कारण होता है? दो हार्मोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन और आपका एस्ट्रोजन। 25 का डी करेक्ट हो जाएगी। 26 देखते हैं कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? देखिए, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें शर्करा का जो स्तर होता है वो ज़्यादा होने लगता है, तो उसको कौन नियंत्रण करता है? मतलब कंट्रोल कौन करता है? ब्लड शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम है इंसुलिन। क्या बोलते हैं? इंसुलिन बोलते हैं। 26 का डी करेक्ट हो जाएगा, इंसुलिन। एंड्रोजन क्या है? 27 नंबर जो है एंड्रोजन है एक नर हार्मोन। हार्मोन तो है लेकिन ये कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन है। ए करेक्ट होगा। अगला है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये आपका हार्मोन है एक तरह का। ठीक है, जो स्रावित होता है कहाँ से? ठीक है, तो ये होता है वृषण से। किससे होता है बच्चे? वृषण से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाता है या फिर क्या नाम है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं। पूछा हुआ प्रश्न, लगातार इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना है सारे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? सही उत्तर हो जाएगा 30 का बच्चे, वृद्धि हार्मोन। क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन। ठीक है, एक करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? ह्यूमन बॉडी में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? उसका नाम है हार्मोन। क्या नाम बच्चे? हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। अगला है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? कौन सा ऐसा ह्यूमन बॉडी का पार्ट है
जिसको जो अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है उसका नाम है आप लोगों को पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है बच्चे? पीयूष ग्रंथि। सही उत्तर यहाँ पे 32 का बी करेक्ट होगा। 33 देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो होता है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से? तो थायराइड ग्रंथि से जो होता है आपका निकलता है थायरॉक्सिन। ये थायराइड से थायरॉक्सिन निकलता है, याद रखना है, थाई से दोनों में थाई है ना, तो थायराइड ग्रंथि से आपका हार्मोन कौन सा निकलेगा? थायरॉक्सिन। बी करेक्ट होगा 33 का। 34 देखते हैं कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है उसकी बात कर रहा है बच्चे यहाँ पे, तो वही आपका पिट्यूटरी, थायराइड, वृषण, ये सारे अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन यकृत जो है बच्चे ये आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, डी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि अबटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? अबटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? सही उत्तर हो जाएगी यहाँ पे सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगी, 35 का डी करेक्ट हो जाएगा। मतलब अबटू ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन इनमें से कोई भी उसके आवश्यक नहीं होती है, डी करेक्ट होगा यहाँ पे। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से शर्करा, जो मधुमेह, ब्लड शुगर होती है जिसको हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं, उस ये होता है मधुमेह। ठीक है, सी करेक्ट होगा यहाँ पे 36 का। 37 देखते हैं यहाँ पे कहा गया हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन, देखिए बर्थ हार्मोन की अगर बात करेंगे बच्चे तो इसको ऑक्सीटोसिन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ऑक्सीटोसिन, याद रखना है बी। कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन सा है? देखिए कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित जो हार्मोन होता है वो आपका है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरॉन, बी करेक्ट होगा। अगला है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? देखिए किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का जो कारण है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये देखो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था ये प्रश्न, फिर से रिपीटेड है, तो ए और बी दोनों हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना बच्चे, ए और बी दोनों यहाँ पे लिखा गया है ना, तो इसलिए ये नहीं कि ए में लगा के निकल जाना, ए नहीं, ए और बी जब दोनों सही है तो ये वाला ऑप्शन आपको लगाना है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? पुरुष हार्मोन की अगर बात करेंगे हम लोग तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन, जो कहाँ से स्रावित होता है बच्चे? तो ये वृषण से होता है। किससे? वृषण से। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे नियंत्रण एवं समन्वय, जो बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर था आप लोगों को साइंस का, हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किया, इम्पोर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके थे सारे प्रश्न। उम्मीद करते हैं इस वीडियोज़ के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे आप लोग याद कर लिए होंगे, और इसी तरीके से हम लोग अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे, अगले चैप्टर को लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को। ठीक है, अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आप लोग को हेल्प ज़रूर करूँगा।